Hello, very good afternoon, very good afternoon everyone. कैसे हैं सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। इंट्रोडक्शन देखेंगे आज तो आरटीआई एक्ट का। सबसे पहले तो आरटीआई एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आज बेरेक से कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। हमारी पहली क्लास आप जानते हो कि हमेशा हम बेरेक से नहीं करते, बल्कि हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो समझेंगे कि आरटीआई क्या है, क्यों इसे इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, आरटीआई कहाँ लागू होता है, कहाँ लागू नहीं होता, इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त की जा सकती है, इंफॉर्मेशन कौन प्राप्त कर सकता है, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इससे रिलेटेड जो रेलेवेंट केस लॉज हैं उनके बारे में। खैर, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, एक एक चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज, नोट्स इंग्लिश में है, परेशान मत होइएगा। हिंदी में तो अभी इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं कराऊंगा, जैसे रोज कराता हूं। हिंदी के जो नोट्स है वो अलग से आपको आज ही शाम तक आपके ऐप में भेज दिए जाएंगे। जो ऐप होगा ना, हम उसमें अपलोड कर देंगे, जैसे SC ST के किए थे। और कल आपको आर्म्स एक्ट के भी विद केस लॉज नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो बिल्कुल परेशान मत होना, ये मत सोचना कि इंग्लिश में नोट्स है। हिंदी वालों को शाम तक या रात तक आपको अलग से हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे, और इंग्लिश वालों को ये वाली फाइल आपकी मिल जाएगी, जिससे आप एक बार समझ पाओ। और मैं आपसे हमेशा एक चीज कहता हूं, किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले उसे समझ लो। होता क्या है कि हम एक्ट तो पढ़ लेते हैं। जनरली क्या करूं, मैं इस एक्ट आरटीआई एक्ट को उठाऊं और इसमें जितनी सेक्शंस है मैं सेक्शंस को पढ़ना चालू कर दूं। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है पढ़ने का, ये कोई गलत तरीका नहीं है। लेकिन अगर हमें जब तक ये नहीं पता कि सूचना क्या होती है, इसको एक्ट को लाया क्यों गया, इसके पीछे रीजंस क्या है, तो इंटरव्यू वगैरह की कंडीशंस में हमें बहुत दिक्कत आती है। तो ये इजी सवाल था कि आरटीआई क्या है। मैं आपको जनरली आरटीआई एक्ट उठाऊं और बता दूं कि भैया आरटीआई एक्ट में इतनी सेक्शंस हैं, इतने शेड्यूल्स हैं। ये बहुत इजी था आपके लिए। और जनरली एमपी के रूल्स भी हैं आपको, एमपी के रूल्स भी हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल 2012 के हैं, एमपी के नियम भी 2005 के हैं, एक्ट भी 2005 का है। टोटल बात करते हैं तो 31 सेक्शंस हैं। एक इसमें शेड्यूल दिया गया, 2 शेड्यूल एक्चुअली इसमें दिए गए हैं। तो कितना इजी हो जाता। लेकिन हम जैसे हमने सारे एक्ट्स पढ़े हैं वैसे ही पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई का नाम क्या, राइट टू इंफॉर्मेशन, हिंदी में से सूचना का अधिकार कहते हैं। अब अगर कभी भी ये वर्ड यूज किया जाए आरटीआई, तो बार बार यूज नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना का अधिकार। और इसके लिए दूसरा हिंदी में जो शब्द यूज किया गया है वो है इंग्लिश में राइट टू इंफॉर्मेशन, और हिंदी में इसको सूचना का अधिकार कहा जाता है। ये 2005 में पास होने वाला एक्ट है। और ये जो एक ऐसा एक्ट है जो डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 1A और आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 से आपको ये मिलता है। माइक में किसी को दिक्कत आ रही है क्या? एक बार सब बताएं कि लोकेश के में दिक्कत है। बस एक बार जल्दी से मैसेज करके बता दे, ठीक है? अगर लोकेश में है तो वो लोकेश बैक करके दोबारा आ जाए, और सबके में दिक्कत है तो फिर मैं माइक चेक कर लेता हूं। हाँ, कहने का मेरा मतलब क्या है? हाँ, कहने का मेरा सीधा सीधा मतलब है कि ये जो आरटीआई एक्ट है ये कोई नॉर्मल एक्ट नहीं है। पहली बात तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, 2 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता हूं। एक आर्टिकल 19 में फ्रीडम की बात की गई है। आर्टिकल 19 का जो पहला फंडामेंटल राइट, हम जो 19(1)(a) की बात कर रहे हैं, जिसको हम राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन बोलते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये जो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट, ये हमें वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की तरफ भी ले जाता है। मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट के अधीन जो हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, ये प्राप्त करना केवल हमारा विधिक अधिकार नहीं है। इट इज नॉट आवर स्टैट्यूटरी राइट। ये हमारा केवल विधिक अधिकार नहीं है, बल्कि विधिक अधिकार के साथ साथ ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। इसमें बहुत सारे केसेस आते हैं। एक आपने शायद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, आपने राइट टू नो के बारे में पढ़ा होगा, जानने का अधिकार। एसपी गुप्ता का केस है बड़ा फेमस। उसमें कहा गया था कि जानने का अधिकार भी आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट है। तो जानने का अधिकार क्या है? यही तो जानने का अधिकार है भाई। भारत के हम नागरिक हैं, ये भारतीय नागरिकों को
कुछ सूचनाएं, कुछ इंफॉर्मेशन जानने की अधिकारता देता है। हर इंफॉर्मेशन नहीं, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक अथॉरिटी की है। प्राइवेट इंफॉर्मेशन आप नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि पब्लिक अथॉरिटी की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कोई सरकारी दफ्तर में क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, इनके कार्यों को लेके हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं इस एक्ट के अधीन। क्लियर हुआ पहली चीज। दूसरा पॉइंट में अगर आपसे कहूं कि बहुत सारी पब्लिक अथॉरिटीज ऐसी हैं या सरकार की ऐसे एसोसिएशंस हैं, उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, तो उन्होंने एक शेड्यूल बना के रखे कि जो हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज है या जो सिक्योरिटी सर्विसेज है उस पर एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा, जो प्राइवेट सूचनाएं होती है, समझो मैं एक कोचिंग पढ़ा रहा हूं, अब ये जो मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं ये प्राइवेट पढ़ा रहा हूं, तो क्या मेरे से कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त कर सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि ये जो सूचना का अधिकार है ये पब्लिक अथॉरिटीज पर तो लागू होता है, प्राइवेट अथॉरिटीज पे लागू नहीं होता। हाँ, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कहा गया है कि पब्लिक अथॉरिटी के साथ प्राइवेट अथॉरिटी को इंक्लूड किया जाए, लेकिन अब तक इंक्लूड नहीं किया। तो एक तो मैंने बताया आर्टिकल 19(1)(a) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कहते हैं, यहां पे एक फंडामेंटल राइट है। दूसरा, अगर हम इसके पॉइंट की तरफ जाते हैं तो दूसरा एक और हमें आर्टिकल 21 है, जो हमारा राइट टू लाइफ के साथ पर्सनल लिबर्टी की भी बात करता है। वाह, क्या बात करता है? जीवन और दैहिक स्वतंत्रता। तो जीवन, जो दैहिक स्वतंत्रता शब्द है जिसको हम पर्सनल लिबर्टी बोलते हैं, ये आपका उसके अंतर्गत भी आता है। इवन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 21 में जो पर्सनल लिबर्टी है, ये पर्सनल लिबर्टी के अधीन भी आपका फंडामेंटल राइट है। चलो कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ते हैं, ठीक है? कुछ बेसिक, जहां ना समझ में आएगा मैसेज कर दीजिएगा, समझा दूंगा। पहला, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, ये पार्लियामेंट में कब पास हो रहा है? इंडियन पार्लियामेंट में ये 15 जून 2005 को क्या हो रहा है? इनेक्टेड हो रहा है। और जब ये इनेक्ट किया गया तो इसने किसको रिप्लेस किया था? तो क्या इसके पहले भी कोई आरटीआई जैसा एक्ट था? हाँ, एक एक्ट था जिसको फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 कहा जाता है, जिसका जिक्र सेक्शन 31 में लिखा होगा। आप इस एक्ट की सेक्शन नंबर 31 देखोगे, इस एक्ट की सेक्शन नंबर 31 में इसका जिक्र है कि भैया इसके पहले भी एक एक्ट हुआ करता जिसको फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 कहा जाता था। तो मतलब इस एक्ट को रिपील करके इस एक्ट को हमने क्या किया? निश्चित किया। और कौन सा एक्ट? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 को, और उसकी जगह में एक एक्ट लेके आए जो 15 जून को इनेक्ट हुआ। लागू कब से हो जाता है? 12 अक्टूबर से पूरे भारत में एप्लीकेबल हो जाता है। हाँ, जब ये आया था तो क्या ये जम्मू कश्मीर में लागू होता था या नहीं था? तो आंसर इज नो। ये जब आया था तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन इस समय ये पूरे भारत में लागू होने लगा है। कब से? 2019 से, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से। तो पहला हमें जानकारी मिलती है, और यही हमारी सेक्शन नंबर 31 है। ये कोई अलग से बात नहीं है, बल्कि एक्ट की सेक्शन नंबर 31 कहती है कि एक एक्ट ऑलरेडी था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जब फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था तो इस एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इस एक्ट को लाने के पीछे जरूरत एक रीजन की वजह से पड़ी, वो था कि ये एक्ट काफी कमजोर था। ये एक्ट तो था, लेकिन एक आप बोलते हो ना, जो हमारे जिन्होंने इस एक्ट के लिए प्रोटेस्ट किया था, जो इस एक्ट को लाने के पीछे आंदोलन कर रहे थे, उनका कहना था ये एक्ट इज लाइक अ लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप देने जैसा है। सरकार ने हमारे हाथ पे लॉलीपॉप दे दी और हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। तो ये एक्ट, उन्होंने बोला, ये दिखावा है। बल्कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू नो व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, तो उस फंडामेंटल राइट को के लिए जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कम से कम वो इंफॉर्मेशन तो दो जो व्यक्ति को जरूरी है इन एक्ट के तहत। तो इस एक्ट को क्या किया गया? बाद में खत्म कर दिया गया। और ये जो एक्ट है वो किस जमाने में आया था? आपने एक नाम सुना होगा, यूपीए का, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको उस समय का एक गठबंधन था, कांग्रेस सरकार और उसके साथ बहुत सारे लोग मिलके यूपीए गवर्नमेंट थी। ये तब उस समय का लाया गया एक्ट है, जब हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय का ये एक्ट है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये याद है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस पीएम के टेन्योर में आया था, ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि एक रेवोल्यूशनरी एक्ट है। ऐसा नहीं, एक देखो बहुत सारे एक्ट है, एक्ट तो बहुत सारे पढ़ा, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं ये एक्ट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो हम बाद में देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये एक्ट क्या कहता है? एक चीज याद रखिएगा, ये एक्ट आपको इंफॉर्मेशन के बारे में तो कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट आप कर सकते हो। किससे कर सकते हो?
गवर्नमेंट अथॉरिटी से, और शब्द अगर यूज किया जाए पब्लिक अथॉरिटी तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए एलिजिबल कौन होगा, तो टिक लगा लीजिएगा, जो भारतीय नागरिक होगा, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक ही इंफॉर्मेशन ले सकता है। मतलब क्या कोई विदेशी, एक फॉरेनर आए वो इंफॉर्मेशन चाहता है, क्या उस फॉरेनर को इंफॉर्मेशन मिल सकती है? आंसर इज नो, क्योंकि इस एक्ट के अधीन इंफॉर्मेशन जिसको मिलेगी वो होगा इंडियन सिटीजन। और इंफॉर्मेशन कौन देगी? कहता है कि एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज होती है, जनरली हम सरकारी दफ्तरों की बात कर लें, जनरली मैं बोल रहा हूं। इसके साथ कहता है प्रोविजन ऑल्सो टॉक अबाउट, और इसके प्रोविजन बात करते हैं द टाइम टू रिप्लाई फॉर दी पब्लिक अथॉरिटी, की पब्लिक अथॉरिटी को भैया जो सरकार की जो अथॉरिटीज होती है उनको कितने दिनों में रिप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो जर्नल अगर हम समय मानेंगे तो किसी भी सूचना को देने के लिए 30 दिन का समय होता है जर्नली। क्या मैं बोल रहा हूं? आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू आरटीआई एक्ट कितने समय में इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति को दी जाएगी अगर वो इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो देखिएगा, अगर आप ऐसे बोलो तो 30 डेज इज अ जर्नल रूल। क्या 30 डेज में हर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी? नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन आपको, अगर तो जर्नल इंफॉर्मेशन 30 डेज में देनी पड़ती है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन किसी की लाइफ से रिलेटेड है, किसी की लाइफ से रिलेटेड है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन 48 आवर्स में देनी पड़ती है। ये भी पढ़ेंगे तो ये एक्सेप्शनल बोल सकते हो, एक्सेप्शन कंडीशन में। इसके साथ साथ अगर वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, अब थर्ड पार्टी क्या है इसमें डिफाइन किया गया, हम बाद में पढ़ेंगे। अगर इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी से रिलेटेड है तो वहां पे हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी देखने को मिल जाता है। तो 3 ड्यूरेशन दिए गए हैं समय के। पहला जनरल ड्यूरेशन 30 डेज में हमें सूचना देनी है, दूसरा 48 आवर्स में देखना है, और तीसरा थर्ड पार्टी के संबंध में कुछ हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है 30 डेज से ज्यादा। अब एक यही से क्वेश्चन पता चलता है कि चलो भाई आपने तो कह दिया 30 दिन में इंफॉर्मेशन देंगे, और इंफॉर्मेशन प्राप्त करना मेरा फंडामेंटल राइट भी बन गया, लेकिन पब्लिक अथॉरिटी या इंफॉर्मेशन ना दे, इंफॉर्मेशन गलत दे, या इंफॉर्मेशन देने से रिफ्यूज कर दे, देन व्हाट? तो इस एक्ट में ऐसी पब्लिक अथॉरिटीज जो इंफॉर्मेशन नहीं देती, गलत इंफॉर्मेशन देती हैं, तो उनके साथ क्या किया जा सकता है? उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसकी अपील हो सकती है, इसकी पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब पेनल्टी क्या होगी हम बाद में पढ़ते हैं, ये एक्ट में पढ़ेंगे कि पेनल्टी होगी। तो मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हो पेनल्टी लगाकर उनको दंड देने की बात की गई है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी व्यक्ति क्या करेगा? इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अब प्रश्न आया कि भाई कौन देगा, किसको पेनल्टी दोगे? मैंने जाके, मान के चलते हॉस्पिटल है, मैंने हॉस्पिटल में क्या कर दी कि इंफॉर्मेशन मांग ली, और हॉस्पिटल भी क्या है? गवर्नमेंट अथॉरिटी या पब्लिक अथॉरिटी है। एक मैंने सरकारी अस्पताल में जाके कुछ इंफॉर्मेशन मांगी, उन्होंने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, गलत इंफॉर्मेशन दे दिया। अब आप कहोगे कि सर उनको क्या कर दो, पेनल्टी लगा दो। ठीक है, पेनल्टी लगा दे, लेकिन किसको लगाए? एक सरकारी अस्पताल में तो 50 डॉक्टर हैं और बहुत सारे अधिकारी हैं। तो इसमें जब ये एक्ट पास हो रहा था तो इस एक्ट में कहा गया है कि जो जब एक्ट जैसे पास होगा ना, तो कुछ दिन के अंदर, विद इन सम टाइम, आप एक टाइम आपको लिमिट बताई गई है, उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा? अधिकारी नियुक्त करने पड़ेंगे, जो अधिकारी की ड्यूटी होगी इंफॉर्मेशन। तो कल के दिन पकड़ा जाएगा तो किनको पकड़ा जाएगा? इन्हीं अधिकारियों को पकड़ा जाएगा कि भैया इंफॉर्मेशन तुमने क्यों नहीं दी। तो ये भी आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है ना? कितने दिन में? 120 डेज आपको एक समय दिया गया है एक्ट पास होने के बाद। तो अब हर डिपार्टमेंट में ये पब्लिक अथॉरिटीज ऐसी होती हैं जो आरटीआई एक्ट के अधीन आती है, जो इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो भैया इन्फॉर्मेशन देना, या जो देंगे तो उनकी वही देंगे, और अगर नहीं देते हैं तो फिर उनको रीजन देने पड़ेंगे। और अगर वो रीजन दे देते हैं और रीजन उनके वैलिड होते हैं, जस्टिफाइड होते हैं, तो बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इंफॉर्मेशन देने से मना किया गया है। ऐसा नहीं है कि हर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए इसकी अपील भी होती है, अभी हम पढ़ेंगे ना। अब जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने एडीपीओ को रिलेटेड इंफॉर्मेशन आरटीआई में लगाई गई थी लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो अब हो सकता है कि उनके पास अभी कोई जानकारी ना आई हो, या तो अगर आपको लगता है कि उनके पास जानकारी है और उन्होंने जानकारी नहीं दी, तो इनकी अपील भी होती है। पढ़ेंगे जब एक्ट फिर देखेंगे क्या कैसा है, अभी जनरली समझते हैं। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है जो, लेकिन जब अपन आगे पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ? इज इट एवरीवन नाउ क्लियर? ठीक है। अब ये जो है, ये जो आरटीआई एक्ट है, ये बहुत सारी चीजों में फायदा करता है, भी हम आगे बात करेंगे। यहां पे 2 चीजें लिखी है कि ये ट्रांसपेरेंसी लाता है, सरकारी जो डिपार्टमेंट है और उनके जो भी
फ्लो होता है सिस्टम को, उसको मेंटेन करता है। ये अभी मैं नीचे डिस्कस करूंगा क्योंकि मैंने ये नीचे अलग से चीजें लिखी हुई हैं। अब आप मांग क्या सकते हो? मांग आप इंफॉर्मेशन सकते हो किसी के काम को लेके, सैंपल ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ आप क्या कर सकते हो? रिकॉर्ड, सर्टिफाइड कॉपीज, ये सब कुछ आप मांग सकते हो पब्लिक अथॉरिटी से जो उनके कंट्रोल में है। जो उनके कंट्रोल में, अब कोई ऐसी चीज है जो उनके पास है ही नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन जो उनके पास नहीं है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनके कंट्रोल में नहीं है, या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक्ट मना कर रहा है कि इस पर आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, तो फिर वो चीजें आपकी इस प्रीव्यू से बाहर चली जाती है। यहां तक सबको बेसिक चीजें क्लियर हुई? ठीक है, अब देखो मैंने अभी आर्टिकल 19 का जिक्र किया था, आपके सामने आर्टिकल 19 आ चुका है। आर्टिकल 21 का भी जिक्र करूंगा। तो कहता है जो आरटीआई एक्ट 2005 है, इसका उद्देश्य, एम मतलब होता है उद्देश्य, इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है? व्यक्ति को एक बेहतरीन तरीका प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन देने का। सो वी कैन इफेक्टिवली यूज द राइट, अर्थात अगर इंफॉर्मेशन देने का एक तरीका बेहतर होगा तो हमें इंफॉर्मेशन भी बेहतर मिलेगी, और उस इंफॉर्मेशन को हम अपने आर्टिकल 19(1)(a) जो हमें संविधान है उसके तहत कहते हैं। वो कहता है विच टोल एवरी सिटीजन, आर्टिकल 19(1) क्या कहता है? कि हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होगा, 19(1)(a) को। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन किसके अधीन आता है? राइट टू नो, इसके अधीन एक राइट आता है, राइट टू नो, जिसमें एसपी गुप्ता का केस आपको देखने को मिलेगा भी। पढ़ा एसपी गुप्ता का केस के नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में? जब हम पढ़ाएंगे तो हम सारे केसेस आपके कवर करेंगे, लेकिन याद रखिएगा एसपी गुप्ता का केस आपने पढ़ा होगा, उसमें बोला था सुप्रीम कोर्ट ने जानने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है आपका, क्योंकि जानने का अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) में आता है, और आर्टिकल 19(1)(a) में इंफॉर्मेशन जानना हमारा अधिकार है, और इंफॉर्मेशन देना ड्यूटी बन जाता है पब्लिक अथॉरिटी की। क्लियर हुआ? बेसिक चीजें क्लियर हो रही, जितना बताया जल्दी बोलिए यस और नो। अभी तक जितनी 2-3 पॉइंट पे बारे में डिस्कस किया, कुछ क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? और दूसरी चीज, ऐसा पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है कि और दूसरे तरीके से? ऐसा पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है या और किसी तरीके से? या डायरेक्ट बेरेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है कि सीधे सर बेरेक्ट पढ़ाइए, ये सब फालतू की चीजों में क्या रखा है? ऐसा तो नहीं है किसी के मन में है, मन ही मन सोच रहे हो पता नहीं सर कागा का बता रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन तो कभी आया ही नहीं। देखो, हो सकता है ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में ना आए, हो सकता है, आने के लिए आ भी सकता है, हो सकता है कभी मेंस का कोई एग्जाम हो उसमें भी ना आए, लेकिन बच्चों जब इंटरव्यू देने जाओगे ना तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे होते हैं। वो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा 120 130 दिन सेक्शन 4 क्या है, सेक्शन 5 क्या है, उसे सब पता है। वो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं, समझे, तो हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि भाई आरटीआई एक्ट क्या है, और आरटीआई एक्ट को लाने के पीछे रीजन क्या थे, आरटीआई एक्ट लाने से बदल क्या गया, आरटीआई एक्ट में कमियां क्या है, कैसे इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करोगे, किन को इंफॉर्मेशन मिलेगी, किन को नहीं मिलेगी। जब ये चीजें आएंगी तब आपसे क्वेश्चन बनेगा, और ये चीज कब आपको आएगी? जब ये पढ़ोगे। हमें यही नहीं पता कि आर्टिकल 19(1) में क्या फंडामेंटल राइट है, क्या कैसे है, तो फिर कैसे आप चीजों को कर पाओगे? तो बेसिक मानिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूं, और मैं जब इंटरव्यू, पिछली बार मैंने क्लासेस कराई थी आपको मैं बताऊं, तो इंटरव्यू के जब हमने क्लासेस कराई थी, हमने अपने बैच का एक्सेस दे दिया था बच्चों को, फ्री दे दिया था सबको, 3 महीने का 2 महीने का टाइम था, और हमने बच्चों से कहा था कि कुछ नहीं तो कम से कम जो लेक्चर फर्स्ट है उसे पढ़ के जाइएगा। बहुत से लोग कहते कि सर आपने तो पूरा का पूरा बैच दे दिया, तो हम इतने बड़े बैच को कैसे कंट्रोल करें, या इतने सारे बैच में सर आपके कम से कम उस समय 1000 या 500-700 लेक्चर्स थे, कैसे कवर करें? तो मैंने फिर उस टाइम भी कहा था कुछ मत कवर करना, तो कम से कम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जिसमें इंट्रोडक्शन है, इतना पढ़ के चले जाना, इंटरव्यू में आपको बेस्ट नंबर मिलेंगे। और हुआ भी यही कि आपने खुद देखा होगा 61 सिलेक्शंस हुए, जिसमें एमपी में सबसे फर्स्ट रैंक भी हमारे यहाँ से थी, ऑफलाइन क्लास से थी इवन, और इंटरव्यू में जो सबसे ज्यादा नंबर थे वो हमारे स्टूडेंट्स को ही मिले। रीजन, इंटरव्यू में हमने अलग से उनकी प्रिपरेशन कराई थी, और जो ये तरीके थे, जो ये चीजें बताई गई थी, ये चीजें एट लास्ट आपको इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। तो आपको अभी से बता रहा हूं, एंड में जब जुड़ोगे तो ठीक है, कि आपको ये चीजें पढ़नी है एक्ट से पहले, जिससे आपको एक बार एक्ट समझ में आ जाएगा कि भाई ये एक्ट कहता क्या है। अगर आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली आप जा रहे हो, आपको रूट नहीं पता, आप कहीं से भी घुस जाते हो, कहीं भी चले जाते हो, तो अगर आप जो 12 घंटे का सफर होगा ना दिल्ली जाने का, वो आप 22 घंटे में पहुंचोगे। आपका एनर्जी भी वेस्ट होगी, आपका पैसा भी जाएगा, आपका पेट्रोल भी वेस्ट होगा, आपकी थकावट भी होगी। तो पहले एक रूट तो पता कर लो भाई, घर से अगर निकल रहे हो तो एक बार गूगल मैप में देख लो कि कहां से जाना है। भाई हमें इस रूट से जाना है, इस हाईवे से जाना है, यहाँ खाना खाएंगे, यहाँ पे आराम करेंगे, यहाँ पेट्रोल डलाएंगे, ऐसा करेंगे, तो आपके लिए सफर ईजी होता है। तो मैं ये सफर आपको एक रूट बता रहा हूं कि अगर आपको इस एक्ट तक
पहुंचना है, इसकी 31 सेक्शंस को पढ़ना है, 31 सेक्शन, तो ये एक तरीका है, इस तरीके से आप लोग जाइए, और अब जब तरीका सीख जाओगे तो खुद से आप पढ़ लोगे। अब पढ़ते हैं दूसरी चीज। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस आता है, मैंने अभी एक केस के बारे में जिक्र किया था, दैट इज द केस ऑफ एसपी गुप्ता। इसके साथ साथ और भी केस है, एक और बड़ा फेमस केस है मेनका गांधी का। मेनका गांधी का केस सबने पढ़ा है। अब क्या कहता है, याद रखिएगा, हर व्यक्ति को जो रह रहा है, एवरी पर्सन ऑफ कंट्री, जो देश का हर व्यक्ति है, लिविंग विद अ चॉइस ऑफ डिग्निटी, उसे डिग्निटी के साथ, डिग्निटी, हर व्यक्ति की डिग्निटी होती है, हर व्यक्ति की डिग्निटी होती है कि नहीं होती, कि ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिसकी डिग्निटी नहीं होती? तो हर व्यक्ति की क्या होती है, डिग्निटी होती है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी डिग्निटी नहीं होती? तो आंसर इज नो। तो हर व्यक्ति की गरिमा होती है। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, और हर व्यक्ति को अपनी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है मेनका गांधी के केस में, यही कहता है, द लिविंग ऑफ लाइफ विद डिग्निटी कम्स फ्रॉम द मेनका गांधी केस। मेनका गांधी के केस से आया था, और ये आर्टिकल जो डिग्निटी के साथ जीना, ये आपके आर्टिकल 21 में आ जाता है। और आर्टिकल 21 क्या है, फंडामेंटल राइट है। इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि दो राइट्स आपको ये सेक्शन देती है, फंडामेंटल राइट। ये एक्ट आपको दो फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, ठीक है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी हो गया, और दूसरा होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, जिसको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो उसको बोला जाता है, क्या क्या बोलते हैं उसको हम, उसको बोलते हैं राइट टू नो। राइट टू नो दिमाग में याद रखिएगा, राइट टू नो के अधीन आता है ये। सर इसका बेरेक्ट हिंदी में, बेरेक्ट हिंदी में अवेलेबल क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा। इसके नोट्स भी आपको हिंदी में दूंगा ना, मैंने अभी बताया ना ममता आपको, शायद आप लेट, इट इज नॉट अ बेरेक्ट, पहली बात तो ये बेरेक्ट नहीं है, ये नोट्स है। नोट्स आपको आज शाम तक ही हिंदी में मिल जाएंगे। ये मैं अभी हिंदी में समझाता जा रहा हूं, दैट इज अ सेकेंडरी पॉइंट। लेकिन इसके बिल्कुल आपको कॉपी, ये पूरे नोट्स आपको आपके बैच के, जो आपका बैच आप परचेज किया हुआ हो, उसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे SC/ST एक्ट के दिए थे। क्लियर हुआ? और आर्म्स एक्ट के भी शायद आज या कल आपको मिल जाएंगे। अब आ जाता है, क्या कहता है इस केस में, कहा गया रनिंग विद अ सुटेबल डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, इसके दो इसेंशियल चीजें होती हैं, और ये दीज आर टू इसेंशियल्स इंपॉर्टेंट विच इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद RTI एक्ट 2005। अब ये क्या कहता है कि दो इसेंशियल्स होते हैं डेमोक्रेसी के। अब दो जो इसेंशियल्स होते हैं डेमोक्रेसी में, जैसे किसी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को क्या होगा, इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो वो सारी चीजें, इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, डिग्निटी के साथ लाइफ जीना, ये सब कुछ, ये इनडायरेक्टली क्या करता है, आर्टिकल 21 से इसको RTI एक्ट को कनेक्ट कर देता है। आर्टिकल 21 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो रहा है एक्ट, डायरेक्टली कनेक्टेड आर्टिकल 19 हो रहा है। लेकिन जब हम लाइफ के अधीन डिग्निटी लेके आते हो, तो डिग्निटी के साथ, क्योंकि भैया सूचना प्राप्त करना व्यक्ति की डिग्निटी है, तो डिग्निटी का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने से मान लिया है। आगे देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, इस एक्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर, कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में आती है, एक भैया ऐसा अधिनियम है जो सीक्रेसी की बात करता है, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, नाम ही है सीक्रेट, कि सीक्रेट एक्ट में ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जिनको सीक्रेट रखा जाता है, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में आती है, तो फिर वो इंफॉर्मेशन आप नहीं प्राप्त कर सकते, इस अधिनियम में मना किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहूं कि भारत में, जैसे आप मान लीजिएगा भारतीय सेनाएं हैं, ठीक है, वो सरकार, उनको, वो सरकार के अधीन आती हैं, सेनाएं सरकार के अधीन आती हैं, हिस्सा है जल थल वायु सेना। अब मैं चाह रहा हूं कि सरकार का ये अगर हिस्सा है, तो मैं इनसे इंफॉर्मेशन चाहता हूं। अब मैं भारतीय सेना से पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स कितने रखते हो, कहां रखे हो, न्यूक्लियर वेपन्स कैसे बनाए जाते हैं। अब उन्होंने इंफॉर्मेशन देने से मना किया। क्यों मना करेंगे भैया, मना कर सकते हैं क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, या जो इसका शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2 है इस एक्ट का, उसमें मना किया गया है कि कुछ जगहों पर ये एक्ट आपका लागू नहीं होता है। इज इट एवरीवन नाउ क्लियर? क्लियर हुआ? अब चलते हैं आगे हिस्ट्री की तरफ। इस एक्ट की हिस्ट्री अगर हम देखें, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया एक्ट है। ये एक्ट आता कहां से है? सबसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, दुनिया का पहला कौन सा देश था जिसने अपने नागरिकों को RTI जैसा प्रावधान दिया? तो कौन सा देश था दुनिया का पहला जिसने RTI जैसे प्रावधान दिए अपने लिए, मतलब अपने नागरिकों को? तो आंसर है स्वीडन।
कौन है आंसर? स्वीडन। स्वीडन एक कंट्री है यूरोप की। स्वीडन कहां की कंट्री है? इट इज अ कंट्री ऑफ यूरोप, यूरोप की कंट्री है। तो कहता है द फर्स्ट टाइम एक्ट कम इन ओरिजिन, ये एक्ट का उदय कहां पे हुआ है? स्वीडन में 1976 में। 1776 से 1976 नहीं, 1776, आज से लगभग 300 साल के आसपास, मतलब 250 साल तो मान ही लीजिए। आगे क्या कहता है? स्वीडन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था एक कन्वेंशन में, ग्रांटिंग राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट दिया था। बाय दिस एक्ट स्वीडन वांट्स अचीव दी मिनिमाइजेशन ऑफ करप्शन। और ये लॉय क्यों थे? वो एक्ट चाहता था कि हम यहां पे करप्शन, पहला पॉइंट याद रखिएगा, करप्शन को कम करने के लिए, पहला पॉइंट करप्शन को कम करने के लिए, और दूसरा गवर्नमेंट के कार्यों में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। अब ये इस एक्ट को लाने से करप्शन और ट्रांसपेरेंसी का क्या फर्क पड़ता है? ऑलरेडी मैंने इन पॉइंट्स को नीचे भी डिस्कस किया है, क्या है पहले सुन लीजिएगा। अब मान लीजिए जैसे आरटीआई एक्ट आ गया, तो आरटीआई एक्ट से पहले करप्शन कैसे कम होगा? कि भाई आप आज की डेट में देखते हो ना, बहुत सारे घोटाले होते हैं। तो घोटालों का हमें पता कैसे चलता है कि कोई घोटाला हो गया या नहीं हो गया? भाई ऐसे ही तो पता चलता है घोटाला। हमने आरटीआई लगाया, हमने कहा कि भाई जो ये रोड का टेंडर हुआ था वो कितने करोड़ में हुआ था? उन्होंने बताया कि 20 करोड़ में हुआ था। भाई किसको टेंडर मिला था? इस कंपनी को टेंडर मिला था। कितने साल इस जो सड़क बनाई गई थी कितने साल ठीक रहनी थी? या इस सरकार, ये जो सड़क बनाई गई थी इसकी लाइफ स्पैन कितना था? ऐसी सड़कें जो बनाई जाती है उनकी एज होती है कि भाई ये सड़क है 10 साल तक रहेगी। पता चला एक सड़क है वो 10 साल के लिए बनाई गई थी, 20 करोड़ में बनाई गई, कंपनी ने बनाई, और 6 महीने में खड़ के खराब हो गई। क्या करप्शन समझ में नहीं आया? अब मैं पूछ सकता हूं कि किन्होंने बनाई, कैसे बनाई, किस गुणवत्ता को यूज किया गया? इतनी जल्दी जो 10 साल के लिए सड़क बनाई गई थी वो 6 महीने में कैसे टूट गई? तो करप्शन हुआ, पता चल गया। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट, जैसे कोविड के दौरान क्या हुआ, कि कोविड के दौरान कितने मास्क आए, कि मास्क की कीमत, अब सरकार कह रही एग्जाम्पल के तौर पे कि हमने 1,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ हमने कोविड से लड़ने के लिए यूज किया। भाई मैंने मांग ली इन्फॉर्मेशन, बताओ भैया क्या क्या तुमने ऐसा खरीद लिया 1,000 करोड़ का? अब वो कह रहे हैं कि जो हमने 5 करोड़ रुपए के तो मास्क खरीद लिए। अरे भाई ठीक है, 5 करोड़ के मास्क, एक मास्क कितने का पड़ा और कौन सी क्वालिटी का मास्क? पता चला जो नॉर्मल पेपर मास्क होता है, जो नॉर्मल वाला मास्क होता है 5 रुपए का बिकता है, इन्होंने 50 रुपए का खरीद लिया। और इवन वो तो बल्क में तो और कम का मिलना चाहिए था, बल्क में तो हो सकता था वो 2 रुपए का मिलना चाहिए, 2 रुपए की चीज आप 50 में खरीद रहे हो। तो क्या यहां से करप्शन शो नहीं हो रहा है? तो करप्शन को यह क्या कर रहा है? रोक रहा है। दूसरा, सरकार जो काम करेगी, सरकार के कार्य में ट्रांसपेरेंसी आएगी। भाई सरकार, एक ने आपने बड़ा फेमस कोट सुना होगा, किसका? बी आर अम्बेडकर, सॉरी अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोला था अब्राहम लिंकन ने फेमस? गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी के लिए। किसी को पता हो तो बता दीजिए, बड़ा फेमस हुआ। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, बोला था ना। तो अब भैया अगर सरकार हमारे लिए है, हमने चुनी है, हमारे द्वारा चुनी गई है, सब कुछ है, कौन सरकार चुनता है? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन का आप प्रियम्बल पढ़ लीजिए, क्या बोलता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान बनाया किसने है? संविधान हमने बनाया है। कैसे? अब आपको सर बोलोगे, सर आपको यहाँ पे हंसने लगे कि सर हमने तो नहीं बनाया, हमारा आप नाम क्यों खींच रहे हैं, हमने नहीं बनाया सर। हम कह देंगे कि भैया अपने जो फोर फादर थे उन्होंने बनाया। बोले सर उन्होंने भी नहीं बनाया, उनका कोई लेना देना नहीं है। भैया कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप पहली लाइन पढ़ते हो, प्रियम्बल, वो कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। भाई भारत के हम लोग हैं, और हम भारत के लोग अपने लिए संविधान, एंड में आप लाइन पढ़ते, हम भारत के लोग खुद के लिए संविधान बना रहे हैं। क्योंकि जो नेता, अब आप बोलोगे सर ये बनाते तो पार्लियामेंट है, भाई पार्लियामेंट में भेजता कौन है? पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं वो एक प्रकार से हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे प्रतिनिधि है, क्योंकि हर व्यक्ति जाके पार्लियामेंट में नहीं भेज सकता ना। तो हम एक ऑफिसर टाइप के लोग हैं और हमने अपने प्रतिनिधि बिठा के रखे हैं, वो हमारे लिए कानून बना रहे हैं। अब भैया अगर कानून हमारे लिए बना रहे जा रहा है, कानून हम बना रहे हैं, तो क्या उस कानून में ट्रांसपेरेंसी ना होगी? सरकार क्या काम कर रही है, सरकार के पास पैसा, भाई टैक्स भी तो हम ही दे रहे हैं ना। इनडायरेक्टली टैक्स कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। कुछ लोग डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट। आप पेट्रोल खरीदते हो वहां भी टैक्स लगता है, आप अगर मॉल में जाके चिप्स खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, हर में टैक्स लगता है। तो जो आप टैक्स दे रहे हो,
या जो आप गवर्नमेंट चुन रहे हो, तो यहां पर आपको जानने का अधिकार मिलता है कि भाई अगर सरकार हम बना रहे हैं, सरकार अगर हमारे पैसों से चल रही है, तो सरकार में चल क्या रहा है, ट्रांसपेरेंसी। अब ये पता कैसे चलेगा, ये आरटीआई एक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे सरकार के कामों की, तो हमें पता चल जाएगा। और यही उद्देश्य जो दो थे, हम तो आज 2005 में आरटीआई लेके आए हैं। स्वीडन कितना डेवलप्ड होगा या उनके लोगों की सोच कितनी डेवलप्ड होगी जो 1776 में ऐसा एक्ट लेके आए थे कि हम पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को रोकेंगे। इसीलिए इसीलिए जब भी आपने कभी इंटरनेशनल इंडेक्स पढ़े होंगे, तो आप इंटरनेशनल इंडेक्स में देखिएगा, जो स्वीडन होता है वो हमेशा टॉप कंट्रीज में से होता है, टॉप 3 कंट्रीज में हमेशा होता है जहां सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है सरकार के कामों में। और इंडिया का नंबर हमेशा 100 के बाहर ही होता है। करप्शन में भी 100 के ऊपर इंडिया, सब में 100 के ऊपर। हंगर इंडेक्स में भी है, ज्यादातर इंडेक्स में पीछे। देखिएगा, मेरा भारत महान है, ये बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर अपने कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को भी मानना चाहिए। तो आप देखते हो, चाहे हंगर इंडेक्स आ जाए, भूख भूख वाला इंडेक्स, चाहे पुअर्टी लेवल का आ जाए, चाहे करप्शन वाला आ जाए, चाहे ट्रांसपेरेंसी का आ जाए, हम सब में पीछे रहते हैं। रीजंस, क्योंकि देखिए, सरकार तो हम बना रहे हैं ना, हमें भी चेंज होना पड़ेगा। हम केवल कहते हैं कि ये व्यक्ति चेंज हो जाए या ये हो जाए, तो उससे लॉ चेंज नहीं होता। तो ये 1776 में जो उन्होंने किया ट्रांसपेरेंसी के लिए या करप्शन के लिए, इसके वजह से आज ये टॉप पे है बहुत सारे में। क्लियर हुआ? पहला चीज क्लियर हुआ। तो भैया स्वीडन ने किया, स्वीडन के बाद ऐसा नहीं केवल स्वीडन ने किया, स्वीडन के बाद बहुत सारी कंट्रीज ने और अपने आरटीआई जैसे एक्ट लेके आई। हाँ, फ्रीडम ऑफ इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें तो और बुरी स्थिति है। मतलब भारतीय मीडिया की तो और बुरी स्थिति है। राहुल कह रहे हैं कि सर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी पीछे है। यहां तो बहुत दयनीय स्थिति है हमारी। वो पता नहीं, मतलब अब बोला, मैं तो एक्चुअली न्यूज देखता नहीं हूँ, कभी कभार अपन ने स्क्रॉल कर लिया, ट्विटर वगैरह स्क्रॉल कर लिया, या कभी फेसबुक इंस्टाग्राम देख लिया, तो उसी में पूरी जानकारियां मिल रही थी भारत पाकिस्तान युद्ध की। तो पता चलता था, सुबह हम लोग देखते थे, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं मिलता देखने का क्लासेस की वजह से। सुबह देखते थे तो पता चला कि भारतीय सेना लाहौर में पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में पता चलता था कि बोले वो रावलपिंडी तक पहुंच गई। थोड़ी देर भारतीय मीडिया कहती थी बलूचिस्तान नया देश बन गया, आजाद हो गया। तो हम लोगों को भी थोड़ा सा लगता था कि यार इतना खतरनाक एक्शन हो रहा है। फिर बाद में पता चला कि ऐसा कुछ था ही नहीं। हाँ, हमने स्ट्राइक की थी, बहुत कुछ किया, लेकिन जितना मीडिया बता रही थी वो चीजें नहीं थी। खैर, बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा जो हम लोग तक नहीं पता होगा। रीजन, हर चीज बताना भी जरूरी नहीं होती, कुछ चीजें सीक्रेसी के साथ की जाती हैं। लेकिन मीडिया को देखो, उन्होंने पता नहीं क्या का क्या बना दिया था। मीडिया एक अलग लेवल पे चल रही थी। खैर, वो सब टीआरपी का खेल था, उसकी तरफ नहीं जाते। अब आ जाते आगे। तो यहां तक हमें क्या समझ में आया, हमें अभी समझ में आया बेसिक चीज किसके बारे में, किसके बारे में बच्चों बेसिक चीज समझ में आई, स्वीडन के बारे में। स्वीडन के बाद हमारा, आपको पता होगा, एक यूनाइटेड असेंबली होती है। यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा होता है यूनाइटेड असेंबली, ठीक है। यूनाइटेड असेंबली ने जो स्वीडन के जैसा ही क्या किया, 1948 में एक आरटीआई एक्ट वो भी लेके आए, टू डिक्लेयर दैट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट। और यूनाइटेड असेंबली ने बोला, ये कोई देश नहीं है, यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा होता है यूनाइटेड असेंबली, और इन्होंने कहा कि जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन होगी ये फंडामेंटल राइट होगी। और ये एक्ट ऑल्सो दिस वॉज ऑलरेडी पास, 1948 तक 56 कंट्रियों में इस एक्ट को हमने पास कर चुके थे। एंड ऑल्सो दिस लॉ वॉज ऑलरेडी पास बाय 56 कंट्रीज। 56 कंट्री ऑलरेडी पास कर चुकी थी, हम तो बहुत लेट आए। इसके बाद अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो इंडिया है, सबसे पहले इन्होंने पहल चालू की। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट 2005 में लेके आ रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले से इन चीजों को, कि भैया हमें राइट टू इंफॉर्मेशन लाना चाहिए, इसको लेके बहुत पहले से बातें कर रही थी। क्या कहता है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव द डायरेक्शन टू अप्लाई आर्टिकल 19। जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उनने अनुच्छेद 19 जो संविधान का है, जो व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है, उन्होंने, जो व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, एंड नो वन इज डेप्राइव फ्रॉम देम। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से वंचित नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब वंचित ना हो तो आर्टिकल 19(1) में तो आपको पता होगा राइट टू नो भी नियम आता है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, जानने का अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आर्टिकल 19 में हर व्यक्ति का जानने का अधिकार है, और किसी भी व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर आप इस अधिकार से वंचित कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हो। तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा,
आर्टिकल 19 में आपका ये जानने का अधिकार है, इसके तहत आप डायरेक्टली रिट वगैरह भी सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। लेकिन पहले अपन को क्या करना है, अपील वगैरह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जाना है, बल्कि अपन को पहले जब ये एक्ट में कोई रेमेडीज दी गई उन रेमेडीज को अपनाना है। बाकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी रास्ते खुल जाते हैं राइट टू नो के तहत, क्योंकि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम कहां जाते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और ये फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 19 के अधीन राइट टू नो के अधीन आ रहा है, राइट टू डिग्निटी के अधीन आ रहा है। जब आ रहा है तो फिर आपको अधिकार भी इसके तहत मिल जाएंगे। इज इट एवरीवन नाउ क्लियर? आगे, आरटीआई कैन नॉट बी फुली फंक्शनली विदाउट द इंफॉर्मेशन। कहता है कि आरटीआई एक्ट बिना इंफॉर्मेशन के और बिना फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के तो काम ही नहीं कर सकता। हम अगर आपको आर्टिकल 19(1) ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर आरटीआई एक्ट को नहीं लेके आएंगे तो इंफॉर्मेशन देना फिर ड्यूटी नहीं बनेगी, और ड्यूटी अगर बनती भी है तो फिर उसके बीच में कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो नहीं जा सकता। तो हमें अगर इसको स्ट्रेंथन करना है, इसको मजबूत करना है, इसकी फंक्शनिंग को बेहतर करना है, तो आरटीआई एक्ट कैन नॉट बी फुली फंक्शन। आरटीआई एक्ट बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकता, फुली फंक्शन अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से पालन नहीं कर सकता विदाउट द इंफॉर्मेशन कमांडर, जब तक इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19(1) ए में ना आ जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको केवल एक एक्ट मत बनाइएगा, बल्कि इसे आर्टिकल 19(1) ए में फंडामेंटल राइट बनाइएगा। इज इट एवरीवन नाउ क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर? बहुत बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक, ठीक है, बेसिक पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी इससे। जल्दी यस और नो बोलिए, कोई ऐसा जिसको समझ में ना आ रहा हो? नेक्स्ट वन, आगे क्या कहता है, द राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट। ऑलरेडी आपको बताया कि राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। कहां पर? आर्टिकल 19(1) ए में। अब देखिए, दो केसेस का मैं बार बार जिक्र कर रहा था, बड़े इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976, एक ये साल याद रखिए, 1976, एक बड़ा फेमस केस आया था, राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1976। और दूसरा केस एसपी गुप्ता, जिसमें मैं बोल रहा हूं राइट टू नो का, एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट 90 AIR 1982। ये दो केसेस हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, इन दोनों केसेस में, ये तो डायरेक्टली इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट राइट टू इंफॉर्मेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये राइट टू इंफॉर्मेशन है ये विल बी ट्रीटेड, इसको समझा जाएगा, इसको ट्रीट किया जाएगा फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 19 में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडियन डेमोक्रेसी, जो भारतीय डेमोक्रेसी है, भारतीय लोकतंत्र, पीपल आर द मास्टर। और इसके मास्टर कौन है? लोग, जो मैंने अभी आपको बताया। मैंने अभी बड़ा फेमस एक कथन जो आपके किनके थे, अब्राहम लिंकन के थे, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, को मैंने वहां पे बताया आपको। और मैंने कहा कि भाई ऑफ द पीपल, देखो हर जगह पीपल आ रहा है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, मतलब मास्टर कौन हुआ? हम लोग इसके मास्टर है, वी आर द मास्टर। और मैंने इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल का जिक्र भी किया कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वहां भी पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया में है। अब्राहम लिंकन भी कह रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इट मींस वी आर द मास्टर, जो हम लोग हैं यही तो मास्टर हैं डेमोक्रेसी के। एंड दे हैव अ राइट टू नो, और इनके पास जानने का अधिकार है। देखो ये आ गया जानने का अधिकार। क्या जानने का अधिकार है? अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार क्या कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार कुछ नहीं है हमारे बिना, सरकार बनाई हमने है। वी आर द मास्टर, सरकार मास्टर नहीं, सरकार को हम बनाते हैं। क्योंकि आप अगर हम ना बनाते तो, जब देखिएगा हमारा बनने के बाद महत्व तो कम हो जाता है, दैट इज अ सेकेंडरी पॉइंट। जब कोई बन जाता है वो हमारा महत्व कम कर देता है। लेकिन ये बताइए, जब इलेक्शंस होते हैं तो हमारे पास हाथ जोड़ के आते हैं नेता, भैया ध्यान देना है। अब ये जो हाथ जोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि मास्टर आप हो, वो नहीं है मास्टर। बात वो होती है कि चुनाव के बाद समीकरण बदल जाते हैं, तो ठीक है, जो भी है, कुछ दिनों के लिए तो मास्टर अपने आप को समझ लिया करो। जब भी आप लिख लोगे आपको मिल जाएंगे, अरे भैया ध्यान देना है, ठीक है भैया वोट देना है। तो ये जो भैया के लिए जो हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे कि भैया वोट दे देना, ऐसे ही बोलेंगे भैया थोड़ा सा ध्यान देना है, वोट देना है। ये जो हाथ जोड़े, क्यों? क्योंकि आप मास्टर हो इस डेमोक्रेसी के। क्लियर हुआ? मजा आई समझने में? यहां तक कुछ समझ में आया? कुछ मजा आई? आगे बढ़ते हैं। कुछ नए फैक्ट मिल रहे हैं? आरटीआई एक्ट हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो, क्या कुछ नए फैक्ट्स मिल रहे हैं आप लोगों को? कुछ नई चीजें मिल रही हैं? कुछ नया कुछ समझ में आ रहा है? यस और नो? कुछ नई चीजें मिल रही हैं, कुछ
ऐसा लग रहा है कि चीजें समझ में आ रही हैं कि आरटीआई एक्ट में होने क्या वाला है। एक्ट तो पूरा पूरा पढ़ेंगे, 31 सेक्शन से पूरा एक एक सेक्शन पढ़ेंगे, एक क्लॉज पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ नहीं पढ़ा था, सब कुछ पढ़ लेंगे फिर अपन, ठीक है। जितना है कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा अपन पढ़ने की। आगे हिंदी में नोट्स मिल जाएंगे, परेशान मत होइएगा। मुझे बार बार बोलना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसमें हिंदी मीडियम के हैं। तो आप निराश ना होइए, आप लोगों को भी बराबर से नोट्स जो कहा है वो करेंगे, शाम तक आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स बल चुके हैं। थोड़ा सा ट्रांसलेशन, थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह चेक करनी है, जैसे वो हो जाएगा हम कर देंगे। अच्छा, बेसिक पहली बार पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ पढ़ेंगे बेसिक से लेके, जहां तक जीरो से लेके अपन हीरो तक बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपन जीरो से हीरो बनेंगे। चलिए, अब इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में कुछ और चीज है। दो केसेस तो पता चल गए सुप्रीम कोर्ट के। इसके बाद एक कैंपेन चला था आरटीआई को लेके। तो आपसे कभी पूछा जाए आरटीआई को लेके पहला कैंपेन कब चला था, तो जो पहला कैंपेन आरटीआई को लेके चला था, कैंपेन नहीं होते कि भैया हम एक कैंपेन चला रहे हैं, हम एक आंदोलन कर रहे हैं, तो पहला आंदोलन शक्ति मजदूर संगठन राजस्थान द्वारा किया गया था, जो 1990 में था, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया था? शक्ति मजदूर संगठन ऑफ राजस्थान 1990, और इसमें इसको लीड किया था श्रीमती अरुणा रॉय। इस नाम को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये श्रीमती अरुणा रॉय थी। जो आज हम आरटीआई देख रहे हैं, इसमें इनका भी रोल है, बहुत से लोगों का रोल है, लेकिन उसमें इनका रोल है। इन्होंने क्या किए थे? आंदोलन किए थे इस प्रकार के, तो एक इनका भी रोल इसमें आता है। आगे दूसरा, एंड ऑल्सो डिविजनल कमिश्नर ऑफ बिलासपुर इंट्रोड्यूस अ मूवमेंट। और एक डिविजनल कमिश्नर थे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, उस समय बिलासपुर एमपी का ही हिस्सा हुआ करता था। तो एमपी उस समय एमपी, इस समय का छत्तीसगढ़, जो बिलासपुर था जहां पे हाईकोर्ट है, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था 1996 बाय ओपनिंग द रजिस्टर। उन्होंने एक रजिस्टर बनाया था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड रिकॉर्ड ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को लेके, और जो पब्लिक रिकॉर्ड बनाया था कि भैया जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जो चीजें बांटी वगैरह जाती ना सरकार की तरफ से, राशन वगैरह ये सब बांटा जाता है, तो इसको लेकर उन्होंने रजिस्टर बनाया था कि भैया ये रजिस्टर है, और इस रजिस्टर को क्या कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति देख वगैरह सकता था, ऐसे इंफॉर्मेशन मंगा सकता था। ठीक है, क्लियर हो? इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मत समझिएगा, नॉर्मल है ये। अब देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये वाला आप बिलासपुर वाला भूल भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पूछेगा कि पहला स्टेट इंडिया में कौन था जिसने आरटीआई एक्ट लेके आया। देखो, नेशनल जो ये 2005 का आरटीआई एक्ट है, ये तो बाद में आया, लेकिन इसके पहले तमिलनाडु एक स्टेट है, ये 1997 में ये अपने यहाँ आरटीआई एक्ट लेके आया। इसके बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर किया अपने डिपार्टमेंट को, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने डिपार्टमेंट को भी ऑर्डर किया कि इंप्लीमेंट करो अपने यहाँ आरटीआई, विच लेटर ज्वाइन द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिसमें बाद में बहुत सारे लोग जुड़ते गए अंडर द चेयरमैनशिप। और किसकी चेयरमैनशिप में ये बना था? एच डी श्योरी, ठीक है, एच डी श्योरी, अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट एंड द एक्ट ड्राफ्टेड FOI 1977। चलिए छोड़ देते हैं, मेन याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, तमिलनाडु, एमपी ने भी काम किया था अपने डिपार्टमेंट में। इसके बाद गोवा में भी एक्ट पास हुआ, गोवा में भी पास हुआ, एमपी गवर्नमेंट ने भी पास किया आरटीआई, विच वॉज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ने पास किया, ठीक है, गवर्नर भी पास किया, बट द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिड नॉट गिव द असेंट, एंड व्हेन in 1998 एनडीए गवर्नमेंट कम इन पावर, द PM Atal Bihari Vajpayee ensure pupil that RTI will enact soon in the country। अब देखिएगा, एमपी गवर्नमेंट ने भी आरटीआई पास करने की कोशिश की थी, गोवा ने कर दिया। एमपी गवर्नमेंट ने जब किया तो एमपी गवर्नमेंट ने लॉ को प्रेजेंट किया आरटीआई के, इसको उन्होंने दोनों हाउसेस में पास करा लिया, बट द बिल स्टिल नॉट बिकम अ लॉ, बिल लॉ नहीं बन पाया। द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, क्योंकि गवर्नर ने एसेंट ही नहीं दी, और आपको पता होगा कि गवर्नर की एसेंट जरूरी होती है। अब गवर्नर ने एसेंट नहीं दी, इसके बाद क्या हो गई, उस समय पहले दूसरी सरकार थी, सरकार चेंज हो गई, एनडीए की सरकार आ गई 1998 में, और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या बन गए? पीएम बन गए। तो उन्होंने फिर कहा कि हम देश के लिए एक आरटीआई एक्ट लेके आ जाएंगे। जब उन्होंने आरटीआई एक्ट पूरे देश के लिए लाने के लिए कहा, तो फिर ये जो एमपी का आरटीआई एक्ट था, ये ठंडे बस्ते में चला गया। फिर अब नेता कहते तो कुछ है, लेकिन 1998 में कहा भी, लेकिन एक्ट पास नहीं हुआ। एक्ट आके पास हो रहा है 2005 में, 2003 में ऑलरेडी सरकार बदल चुकी थी, 2004 में सॉरी, ये सरकार बदल चुकी थी। अब आते हैं आगे कुछ और पॉइंट्स।
कहां तक की स्थिति आ गई, 1999 तक आ गए। इसके बाद क्या होता है, बहुत सारी चीजें और होती हैं। एक्ट को कमेटी बनी, सिलेक्शन कमेटी बनी, पार्लियामेंट कमेटी बनी, यूनियन मिनिस्टर के पास गया, अर्बन अफेयर्स के पास गया, तमाम जगह पे जाते 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 सबसे पहले एक एक्ट और पास हो गया। मतलब उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैं एक पास करेंगे, और उन्होंने एक पास भी किया। उन्होंने 2002 में आते आते एक एक्ट पास किया, और जो क्या होगा, जिसको एसेंट मिल गई प्रेसिडेंट की 2003 में, जिसका नाम था कौन सा एक्ट, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। मतलब आरटीआई एक्ट के पहले एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। और ये कब, इसको ये पास कब हुआ था, 2002 में पास हुआ था। इसको एसेंट कब मिली थी, 6 जनवरी को। और एक्ट कब का है, 2002 का है। एक्ट नंबर 2003 था। और इसको, जब ये 2002 का एक्ट था ना, 2002 का, इसके बाद 2005 में आरटीआई एक्ट आता है। जब आरटीआई एक्ट आता है तो आरटीआई एक्ट की सेक्शन नंबर 31 कहती है कि आरटीआई एक्ट आने की वजह से इस एक्ट को हम क्या कर देंगे, रिपील्ड कर देंगे, खत्म कर देंगे। इज इट एवरीवन नाउ क्लियर? क्लियर हुआ? तो भैया यहां तक हमारी कहानी पहुंच गई ऑफिशियल सेक्ट, पूरा हिस्ट्री बता दी आपको कैसे आया। ठीक है, बीच बीच में हमने कुछ पॉइंट छोड़े भी हैं जो नॉन इंपॉर्टेंट में थे। अब भैया ये वाला एक्ट आ गया। अब लेकिन ये एक्ट आने के बाद मैंने बताया ना, ये एक्ट उतना मजबूत नहीं था। ये एक्ट उतना मजबूत नहीं था, इसलिए लोग खुश नहीं थे इस एक्ट को लाने से। देखो ना, विद दिस पॉइंट मैनी सिविल पीपल्स आर नॉट हैप्पी। भैया जो आंदोलन कर रहे थे वो डिसीजन से हैप्पी नहीं थे कि आप जो एक्ट लेके आए वो बहुत ज्यादा दमदार नहीं था। जब ये चीजें हुई तो चीजें चलती रही, लेकिन ना यूपीआई गवर्नमेंट प्रेजेंट उन्होंने आरटीआई बिल लेके आए। इसके बाद क्योंकि लोग इससे नाराज थे तो आरटीआई बिल आया। आरटीआई बिल से भी लोग खुश नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं थे कि भैया जो आरटीआई बिल आ रहा है वो भी सही नहीं है। तो जब आरटीआई बिल को लेके भी फिर बहुत सारे आंदोलन हुए कि भैया आरटीआई बिल में फिर अमेंडमेंट, आपको पता होगा जब कोई बिल आता है, जैसे अभी वक्फ बिल आया था, तो इस पे बहुत सारे अमेंडमेंट करे गए। अमेंडमेंट करे जाते हैं, अमेंडमेंट से अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हो ठीक है, तो अमेंड बिल के बाद क्या बनता है, वो जब प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है विद अमेंडमेंट, वो एक्ट बनता है। तो बहुत सारे उसमें अमेंडमेंट किए गए। द बिल इज नॉट लिमिट टू द सेंट्रल, द पीपल डिड नॉट गेट प्रॉपर बेनिफिट। उन्होंने बोला भैया लोगों ने कि जो आप बिल लेके आओ इसमें लोगों को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। एंड फाइनल आफ्टर हैवी लॉबिंग, बहुत ज्यादा दबाव डाला गया सरकार पे, लॉबिंग हुई, कम से कम एक, बहुत सारे संगठन इसके विरोध में आए और 150 अमेंडमेंट हुए टोटल। जो ये बिल आया था आरटीआई, इसमें 150 अमेंडमेंट किए गए और कमेंड करने, इससे सारे अमेंड होने के बाद ये एक्ट पास हो गया। और फाइनली 12 अक्टूबर 2025 में ये एक्ट पूरे भारत में लागू कर दिया और ऑफिशियल गजेट में भी पब्लिश हो गया। ये कहानी थी आरटीआई एक्ट की। आरटीआई एक्ट को लेके इतनी डेट अपन ने पढ़ ली। एक डेट और याद रखिएगा जिसका भी आगे जिक्र करूंगा, 2019। 2019 एक ऐसी तारीख है जिसपे विपक्ष ने आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे क्यों आरोप लगाए हैं वो बाद में। ये आरोप इसलिए लगाए गए हैं, कहा गया है कि 2019 में सरकार ने संशोधन करके आरटीआई एक्ट को कमजोर करने की कोशिश की है। अब किया है या नहीं किया ये आप बताएंगे जब हम एक्ट पढ़ेंगे। तो एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट 2019 में होते हैं, जो कहा जा रहा है कि आरटीआई एक्ट में जो शक्तियां थी उन शक्तियों को कमजोर, बढ़ाने की जगह कमजोर करने की कोशिश की गई है। सरकार पे ऐसे एलिगेशन लगे हैं, विपक्ष ने लगाए हैं। अब भाई विपक्ष तो एलिगेशन लगाती है, सरकार तो हमेशा ये कहेगी कि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब किया या नहीं ये जब हम एक्ट को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि किस चीज को लेकर इतना विरोध हुआ और क्या वो चीजें किस प्रकार से इफेक्ट कर सकती थी। ठीक है, क्या ये राजनीति का विषय है या कुछ ऐसा, कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से सब कुछ सच में कुछ ऐसा हुआ है नहीं। अब देखो मैंने कुछ की पॉइंट्स आपके लिए डाल दिए हैं यहाँ पे। अब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन का भी प्रीलिम से पूछा सकता है कि पहले कौन थे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने आरटीआई एक्ट को प्रपोज किया था। प्रपोज मतलब सबसे पहले लाने की बात किसने की थी, तो याद रखिएगा उनका नाम था वीपी सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जिक्र है, मनमोहन सिंह का भी जिक्र है, क्योंकि मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान कौन सा एक्ट आ गया था, उनके जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उनके सामने जो फ्रीडम वाला एक्ट आया था। मनमोहन सिंह की टाइम ड्यूरेशन में जब वो एक ही साल हुआ था उनकी गवर्नमेंट को 2004 में, क्योंकि प्रधानमंत्री बने थे, 2005 में आरटीआई एक्ट पास हो गया था। लेकिन सबसे पहले प्रपोज 1990 में किन्होंने किया था, वीपी सिंह ने। ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको केस ये बता दिया है, राजनारायण का भी केस लिखवाई था आपको। ठीक है, राजनारायण के बाद मैंने क्या बताया था, आर्टिकल 19 में आ जाता है आपका फंडामेंटल राइट, और ये राइट टू नो के अधीन आता है। देन फिर एसपी मैंने आपको गुप्ता का भी केस लिखवाया था,
ये भी अभी आपने पढ़ लिया होगा। इसके बाद मेनका गांधी का भी केस बताया आपको, इसको आर्टिकल, ये दोनों आर्टिकल 19 से है, ये राजनारायण आर्टिकल 19 से है, एसपी गुप्ता आर्टिकल 19 से, मेनका गांधी आर्टिकल 21 से। 19 से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, आर्टिकल 21 से इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इसके बाद एल के कूटवाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का भी एक केस आता है, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट रूल्ड दैट द राइट टू इंफॉर्मेशन इज इंप्लीमेंटेड इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। सेम चीज जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा था, वो राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कहा था। 1986 का केस है, मतलब एक्ट अभी पास नहीं हो रहा, और राजस्थान हाईकोर्ट भी कह रहा है कि राइट, आर्टिकल 19 में राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अधीन राइट टू इंफॉर्मेशन आती है। देन मैंने एक आपको बताया, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ने एक क्या किया था, कैंपेन स्टार्ट किया था आरटीआई के लिए, ठीक है, 1994 में। 1996 में एक नेशनल कैंपेन और स्टार्ट किया था, ठीक है, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल। RTI was formed and drafted the first version of RTI law। तो RTI का पहला वर्जन, मतलब वो RTI जैसा एक पहला वर्जन कब आपको देखने को मिला, 1996 में देखने को मिला। जो किसने ड्राफ्ट किया था, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल ने किया था, ड्राफ्ट किया था पहली बार। इसके बाद 1997 में जाके तमिलनाडु पहला स्टेट बन जाता है जिसने RTI पास किया। बिल्कुल की पॉइंट है आपके, ठीक है, की पॉइंट है। इसके बाद आ जाते हैं आगे, ठीक है ना, ये वाला हो गया। इसके बाद क्या होता है, फ्रीडम, एक एक्ट पास होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000। और इस एक्ट को खत्म करने, क्योंकि किसके लिए आया था, ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को बोलते हैं जवाबदेही, सरकार की जवाबदेही। भैया सरकार जवाब दो ना, अरे भाई सरकार को बना हम रहे तो सरकार क्या हमारे लिए जवाबदेह नहीं होगी, सरकार जवाब देगी। तो जवाबदेह और ट्रांसपेरेंसी को लागू करने के लिए ये हम एक्ट लेके आए थे, ये वाला। और फिर ये सब कुछ रही हिस्ट्री। इसके बाद आ गया आरटीआई 2005 स्टैंडिंग 30 प्रिंसिपल्स। इसमें कुछ सिद्धांतों के बारे में बात की गई जिनको अभी हम नीचे पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता आनी चाहिए, और केवल पारदर्शिता ही नहीं बल्कि जो सरकार होगा वो कार्यों के लिए जवाबदेह भी होगी। ये आपको यहां तक बेसिक चीजें मिलती है। इज इट एवरीवन नाउ क्लियर? मजा आया होगा शायद, मतलब पहली बार पढ़ा हो तो स्टोरी सुनने में ही मजा आ गया होगा। समझ में आया नहीं आया सेकेंडरी चीज है, छोड़ दो। मैं हमेशा कहता हूँ ज्यादा दिमाग को लोड नहीं देना, जितना समझ में आया ठीक है, समझ में नहीं भी आया तो कम से कम स्टोरी में तो मजा आया, दो चार चीजें तो पता चल गई कि भाई आरटीआई एक स्वीडन से चालू है। तो कल के दिन कोई पूछेगा आरटीआई क्या है, बोले हम बताते हैं, स्वीडन से चालू होते होते यूनाइटेड नेशन में पहुंचा। अभी मैं केवल इतना ही जिक्र नहीं करेंगे, अब लास्ट के मैं आपको पेज दिखाता हूँ। जैसे अभी तो बहुत सारा है, कल भी पूरा टाइम आपका इसी में लगेगा, लगने दीजिएगा, एक्ट आपका इजी हो जाएगा, एक्ट इजी हो जाएगा अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो। जैसे लास्ट के आप पॉइंट देखोगे ना यहाँ पे, ये पेज नंबर 14, तो आखिरी में आपको देखिए एक ये भी बताया गया है कि और जो देश थे, और जो देश है वहां पे आरटीआई एक्ट का क्या है। इसके साथ साथ रिकमेंडेशंस भी हमने इसमें इंक्लूड की हैं। यूरोपियन कंट्रीज में कौन कौन सी चीजें आई, यूनाइटेड किंगडम्स में भी एक्ट आए, अमेरिका में क्या स्थिति है, ठीक है, सब देशों की। स्वीडन में तो सबसे पहले आ गया था, यूनाइटेड स्टेट में 1996 में आया, अलग अलग देशों में इसको क्या कहा जाता है, किन किन चीजों के बारे में जिक्र किया है, तो सब देशों का भी जिक्र करेंगे। टोटल अभी तो आपका 3 ही 4 पेज हुए हैं, और अभी ये बहुत बड़ा चीजें बची हुई हैं। आगे आ जाते हैं। अब देखो, प्रश्न आता है व्हाट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। एक जनरल सवाल अगर कोई पूछे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है क्या जनरली, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसे पार्लियामेंट ने 2005 में पास किया था। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों किया था। देखो मैंने अभी आपको बताया 3 चीजों के लिए पास किया था, 3 सिद्धांत है इस अधिनियम के। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जिसको बोला जाता है लोकतांत्रिक सिद्धांत है, 3 लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को लाया गया। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स कितने हैं इसके? 3। पहला, ट्रांसपेरेंसी, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट एक्ट। दूसरा,
अकाउंटेबिलिटी, भैया जवाबदेही किसकी होगी? कल के दिन अगर कोई चीज बिगड़ेगी तो जवाबदेही तो सरकार होगी ना। सरकार, अपन बोलते नहीं कि भैया इस कार्य के प्रति कौन जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार मतलब जवाबदेही किसकी है, तो जवाबदेही निश्चित करती है। और तीसरा, सरकार के प्रति लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। अब जैसे आप मुझसे कोई इंफॉर्मेशन पूछो, मैं आपको बता दूं, आप पूछो सर ऐसा कैसे, मैं सब कुछ बताऊं, तो क्या आपका मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं बढ़ेगा? जो मैंने जो कहा था वो किया। जैसे जब चुनाव होते नेता क्या कहते, हम आपके लिए कार्य करेंगे, हम करप्शन को दूर करेंगे, हम देश को ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे। चलो ठीक है, अब हम आपसे जनरल इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, आप जनरल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो क्या ट्रस्ट नहीं कम होगा? डेफिनेटली ट्रस्ट कम हो जाता है। तो ये एक्ट ट्रस्ट को बढ़ाता है। 3, ये क्या है, ये नॉर्मल सिद्धांत नहीं है, बल्कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, जिसको बोलते हैं लोकतांत्रिक। और हम भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं। और डेमोक्रेसी में 3 चीजें जरूरी होती है: सरकार के कार्यों के प्रति क्या, ट्रांसपेरेंसी, सरकार की अकाउंटेबिलिटी, और सरकार का ट्रस्ट। ये 3 चीजें जरूरी होती है। इट इज हैज प्रोवाइडेड सिटीजन, ये भारत के नागरिकों को क्या करता है, एक रास्ता प्रदान करता है, पाथ, किस चीज के लिए, टू अचीव पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। कि भैया ये हमें एक रास्ता देता है कि हम भारत जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अब सरकार, मैं आपसे जनरली पूछता हूं, सरकार कोई भी काम करे और सरकार से हम पूछे भाई ऐसा कैसे, सरकार भाई तुम्हें क्या लेना देना, हम कर रहे हैं, तो क्या सरकार और आपके बीच में, क्या आप सरकार में एक्टिवली पार्टिसिपेट हो पाओगे? जैसे सरकार जो करती है मुझे बताती, सरकार कह रही है कि भैया हमने, देखो कुछ चीजें नहीं बताएगी, लेकिन जनरली सरकार जो कर रही है वो हमें बता रही है, तो क्या हमारा सरकार पर ट्रस्ट नहीं बढ़ेगा कि यार ये बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है, जो करती है सब बताती है? क्या सरकार हमारे लिए जिम्मेदार, जवाबदेह है? सरकार कहती है कि भाई हम इंफॉर्मेशन देंगे ना, अगर नहीं दे पाए तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या हमारा सरकार में विश्वास नहीं बढ़ रहा? डेमोक्रेटिक कंट्री के लक्षण नहीं हुए? सरकार जो कर रही है वो दिख रहा है, ट्रांसपेरेंसी है। तो इन 3 चीजों से हमें क्या मिलता है, हम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं सरकार के साथ। सरकार क्योंकि किसके लिए, हमारे लिए है। जब सरकार हमारे लिए, तो हम भी इसमें क्या हो जाते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं। इज इट एवरीवन नाउ क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर हुई, यस और नो? आगे देखते हैं, आगे यहां देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन। अब सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है आरटीआई के? अर्थात इस अधिनियम के महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस मतलब महत्व। क्या महत्व है इस अधिनियम के, क्या है महत्व, क्या है? पहला, एक्सेस, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू लीगल रूट। अब भैया ये एक आपका महत्व इस अधिनियम का है कि सरकार के जो कार्य होते हैं, पब्लिक अथॉरिटीज के कार्य होते हैं, ये उसके बारे में आपको क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है। एक्सेस मतलब होता है पहुंच, हमें सरकार के कार्यों पर की पहुंच है, मतलब इंफॉर्मेशन की पहुंच है, कोई इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है, और वो भी इंफॉर्मेशन एक लीगल रूट के थ्रू पहुंच रही है। मतलब एक विधिक तरीके से व्यक्ति को इंफॉर्मेशन पहुंचाना इस एक्ट का यही कार्य है। एक अभी और भी कार्य है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मुझे पता चला कि सरकार के, मुझे पता चल रहा है सरकार करप्शन कर रही है, तो मैं सरकार से पूछने जाऊं कि भैया क्या तुम करप्शन कर रहे हो, तुमने करप्शन किया, क्या मुझे बताएगी क्या? नहीं। अब मैं चोरी करने पहुंच जाऊं, मैं रात को मैं कहता हूं अच्छा ये नहीं बताएंगे, मैं फाइल चुरा के लाता हूं, फिर देखता हूं, फिर बताता हूं सरकार को कि करप्शन कर रही, तो ये चोरी तो बुरा तरीका हो गया ना। तो ये हम एक लीगल क्या कर रही है, लीगल रूट दे रही है। रूट का मतलब होता है रास्ता, ये एक रास्ता दे रही है, और रास्ता भी लीगल है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तेरे लीगल रास्ता के नहीं कि आप भैया एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन की एक फीस होगी, और फीस को आप करोगे तो आपको 30 दिनों में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, मिली इंफॉर्मेशन, ये इसका महत्व है। दूसरा, वाइड कवरेज, ये अधिनियम का कवरेज बहुत ज्यादा है। इसके साथ फंडामेंटल राइट्स भी काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी काम कर रहा है,
एक्ट भी काम कर रहा है और हमने इसके अंदर लगभग सारी पब्लिक अथॉरिटीज को इंक्लूड किया है, कुछ को छोड़ के, कुछ किसको छोड़ के उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो कहता है इसके अंदर केवल हम गवर्नमेंट को लेके आए हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आते हैं, इसके अंदर मिनिस्ट्री आती है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है जिनका जिसमें सरकार क्या करती, निवेश करती, वो भी आती है। इसमें एनजीओ से जानकारी मांगी जाती है क्योंकि ये एनजीओ वगैरह सरकार से अगर फंडेड है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो कार्य लेजिस्लेटिव के कार्य हैं उनके बारे में भी जानकारी कर सकते हैं, राज्य सरकारों के बारे में भी हम जान सकते हैं, ठीक है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में भी हम जान सकते हैं, ये सब हमें मिल जाएगा। बस क्या नहीं मिलेगा, जो नेशनल इंटेलिजेंस होती है ना, जो हमारी सरकार की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज होती है, ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी, ये एक्ट के प्रीव्यू से बाहर है। जैसे कोई व्यक्ति जानना चाहे कि सीबीआई क्या कर रही है, आईबी किसको गिरफ्तार करने वाली है, कोई व्यक्ति जानना चाहे कि हमारी मिलिट्री क्या कर रही है, हमारा जो डीआरडीओ है जो सेना के लिए कार्य करता है वो क्या कर रहा है, हमारे इसरो क्या कार्य कर रहा है, किन प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इनको फंडेड क्या किया जा रहा है। तो भैया ये इंटेलिजेंस जो हमारी सेवाएं होती हैं, जिनको सीक्रेट सेवाएं कहते हैं, जैसे रॉ डिपार्टमेंट, आपका नाम सुना होगा रॉ, ये, और इसके साथ साथ आप बोल रहे हैं कि जो भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी होती है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ठीक है, और जिस प्रकार की जो भी हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह होती हैं, या जो आपकी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन, तो तमाम ऐसी जो भी इनकी संस्थाएं होती हैं, ये सब इसके प्रीव्यू से बाहर है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी आगे। अब भैया जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी दोनों फॉर्म में मिल सकती है, कहता है कि फिजिकल फॉर्म में भी मिल सकती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मिल सकती है। भाई दोनों प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बहुत छोटी सी एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है और इसमें एक छोटी सी फीस होती है, उस फीस पर, और जो फीस होगी डिफरेंट प्रकार का, आपको डाटा के लिए डिफरेंट प्रकार की फीस आपको देनी पड़ सकती है। आप एक फीस दोगे, आप एक एप्लीकेशन करोगे, और इस पर किसी भी भारतीय नागरिक को ऐसी इंफॉर्मेशन जो इस एक्ट से मना नहीं है, वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब इंफॉर्मेशन मिलेगी तो इससे क्या होगा, हमारे जो नागरिक होंगे वो एम्पावर होंगे, अर्थात उनमें शक्ति आएंगी, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट में, मैंने बताया वो डेमोक्रेसी का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। दूसरा, ये मैंने अभी आपको पॉइंट्स ऑलरेडी बताए थे इसलिए इन पे मैं फोकस नहीं कर रहा। दूसरा, इसके साथ साथ क्या होगा, प्रमोट होगा, प्रमोशन होगा किसका, ट्रांसपेरेंसी का। सरकार के जो कार्य हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। जैसे आपने कोलगेट का स्कैम सुना होगा, आपने सुना था ना, वो 2G स्पेक्ट्रम का सुना होगा, कोलगेट कोल ब्लॉक एलोकेशन हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम हुआ था। इसके साथ साथ आपने देखे होंगे और बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, इनके बारे में कैसे पता चला, आरटीआई से इंफॉर्मेशन, आरटीआई से हमने इंफॉर्मेशन मांगी, इंफॉर्मेशन उन्होंने दी, तो हमें पता चला कि भाई जो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था ना, देखो उसको दो तरीके होते हैं, एक तो ये आरटीआई के थ्रू हो जाता है, आरटीआई के थ्रू जब पता चलता है तो लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो सरकार फिर क्या करती है, सरकार की कुछ एजेंसीज रहती है उनसे जांच कराती है। मैं आपको बताऊं जो कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में हुए थे, तो उसमें जो छोटे छोटे फ्रिज होते हैं ना, फ्रिज लगते हैं, एक एक जो एथलीट थे उनको फ्रिज दिए गए थे, एक एक फ्रिज 1-1 लाख का आया था। उनकी ओरिजिनल कीमत 5-5, 6-6 हजार थी, लेकिन उनकी बिलिंग जो हुई थी वो 1-1 लाख से हुई थी। तो एक कैग होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, वहां से ये चीजें पकड़ी गई थी, लेकिन कैग के पहले लोगों ने आरटीआई लगा के पूरी जानकारी ले ली थी कि भाई कितना बड़ा, तो पता चला 1,000 या 1 लाख करोड़ का वो गेम हुए थे, होने थे वो 20,000 करोड़ में, और हुए थे 1 लाख करोड़, मतलब 5 गुना उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई थी। कैसे बढ़ी बताया, एक छोटे से जो सीएफएल बल्ब थे जिनकी कीमत 50-100 रुपए होती है, उनकी कीमत बिलों में 10-10, 12-12 हजार रुपए दर्शाई गई थी। यही चीज होती है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट की जवाबदेही पता चलती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद ये टूल होता है, एक ऐसा ये हथियार है जिससे हम क्या करते हैं, करप्शन रोकते हैं। जैसे आपने अगर सुना होगा, महाराष्ट्र में एक घोटाला हुआ था जिसका नाम था आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, महाराष्ट्र में हुआ था। तो कैसे उसके बारे में पता चला था, आरटीआई से पता चला था। ऐसे ही पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम थी, उसमें मनी को लेकर कोई चीजें हुई थी, वो भी हमें सब यहीं से पता चली, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसके बाद इफेक्टिव इंप्लीमेंट, कि कोई चीज को कैसे इंप्लीमेंट करें, एक्ट ये भी बताता है कि भाई कोई योजना है जो सरकार की, वो बेहतर तरीके से लागू हुई या नहीं, कैसे पता चलेगा। तो पता चला कि भाई एमपी गवर्नमेंट एक योजना लेके आई है, उसका लाभ कितने लोगों को मिला, कैसे मिला। तो जैसे मनरेगा, नरेगा, जो आपने योजनाओं को सुना होगा, राजस्थान वॉज यूज इन राजस्थान टू एक्सपोज, ठीक है। तो भाई डिस्पेंसरी, जो मनरेगा के रिकॉर्ड पता चला कि भाई जो मनरेगा योजनाएं हैं, इनके रिकॉर्ड्स वगैरह क्या है, सही नहीं है। अब नहीं सही है तो पता चला कि सरकार की जो पॉलिसीज है, सरकार लागू तो कर रही है, लेकिन उसका बेहतर तरीके से मॉनिटर नहीं कर रही है। तो इसकी वजह से हम जानकारी निकाल लेते हैं। जैसे सरकार कहे कि भाई हमने इतने लोगों को राशन दिया,
और हमने कहा कि भाई चलो ठीक है, इतने लोगों को राशन दिया, हमारे मोहल्ले में कितने लोगों को राशन दिया? सरकार कह रही है आपके मोहल्ले में 1000 लोगों को राशन देते हैं हर महीने। अब मेरा दिमाग सनका, मैंने कहा मेरे मोहल्ले में 900 लोग तो रहते हैं, 900 लोग में 800 लोग तो अच्छे घर संपन्न परिवार से हैं, बच्चे 100 गरीब हैं और 1000 लोगों का राशन दे रहा, मतलब 900 लोगों का घोटाला है। तो कैसे पकड़ा? आरटी एक्ट के। तो सर, तो मतलब एक चीज देखो, करप्शन तो समझ में आया, ये भी समझ में आया कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो फिर हम अपना आवाज उठाएंगे कि भैया 1000 लोग गरीब रहते हैं, 1000 में कुछ लेते होंगे कुछ नहीं लेते होंगे, और आप 1000 के चक्कर में कितने लोगों को दे रहे हो? आप 1000 लोगों को दे रहे हो। ये चीज है। बेटर रिकॉर्ड कीपिंग, भैया ये भी है कि सरकार के जो रिकॉर्ड्स होंगे वो बेहतर के बनते हैं, क्योंकि सरकार रिकॉर्ड इसलिए बेहतर बनाएगी क्योंकि सरकार को पता है कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन मांगेगा। अब जब इंफॉर्मेशन मांगेगा तुम कहां से उठा के दोगे? मैंने मांग लिया, बताइए भैया इस योजना में कितने कितने लोगों को लाभ मिला? 5 साल पुरानी योजना के बारे में मैंने पूछ लिया। अब आप कह रहे हमारे पास कोई डाटा नहीं है। भैया डाटा होगा और डाटा देना पड़ेगा। क्यों डाटा होगा? इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार, इसीलिए ये एक्ट का ये भी फायदा है, महत्व ये भी है कि जो रिकॉर्ड होते हैं वो बेटर बना दिए जाते हैं। सरकार 10-10, 15, 20-20 साल का रिकॉर्ड को क्या करती है? अपने पास रखती है। इसके बाद इनहेंसिंग पब्लिक ट्रस्ट, भैया ट्रांसपेरेंसी के लिए जो गवर्नमेंट होती ना, गवर्नमेंट और जो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में पब्लिक ट्रस्ट बनाए जाते हैं। इसके बाद फंडामेंटल राइट आर्टिकल 91 इसको भी सेफ गार्ड करता है। और गुड गवर्नेंस, अच्छी सरकार चले, इसको भी हम क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। ये मेनली क्या है, इसके रीजन है। क्लियर हुआ ये बेसिक? अभी कुछ बचा हुआ है, बाकी उसको हम कल करेंगे। अभी जैसे हम कल एलिजिबिलिटी देखेंगे, कौन कौन प्राप्त कर सकता है, क्या पेमेंट करना पड़ेगा, कितने दिनों में इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। इसके बाद आ जाता है कि इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी रिक्वेस्ट, कौन सी इन्फॉर्मेशन हम मांग सकते हैं, ठीक है, कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन है। तो बताया गया कि भैया ये इन्फॉर्मेशन प्राइवेट बॉडी से, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं मांग सकते। अभी इनको आपको शाम को दे दूंगा ये इन्फॉर्मेशन। इसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वर्क कैसे करता है, इसके साथ साथ कॉन्ट्रोवर्सीज क्या क्या है, इसकी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज है। इसके बाद प्रोटेक्शन मेजर्स क्या है, रिजेक्शन आप आरटीआई कब हो सकता है, रिजेक्शन के बाद आप क्या करोगे, अपील वगैरह कैसे करोगे। 2019 की एक जो डेट बताई थी उसका अमेंडमेंट के बारे में भी हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या देखना है, आरटीआई और राइट टू प्राइवेसी। क्या आरटीआई राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन तो नहीं करता? क्योंकि आपने वो बड़ा 2017 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आया था पुत्ता स्वामी का, आपने सुना होगा, ठीक है, तो जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बोला गया। तो क्या ये फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं करती है? तो वो जो 2019 का जो केस है उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर कुछ कन्फ्लिक्ट होते हैं, पॉइंट टू कन्फ्लिक्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक, तो कुछ उनको देखेंगे। तो इसके साथ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पे ये लागू नहीं होता कुछ जगहों पे। मैंने बताया ना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पे, तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्या है, स्पाइंग सर्विस क्या होती है, जिन पर ये लागू नहीं होती। आरटीआई 2005 में क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद दुनिया में आरटीआई ये कहाँ कहाँ है और वो कब लाया गया, बेसिक चीज है ऊपर से ही, ठीक है। इसके बाद जो अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में कुछ जिक्र करेंगे। और ये तमाम चीजें, तो ये कर आपका खत्म हो जाएगा और कल उम्मीद करेंगे कि हम सेक्शंस भी स्टार्ट कर लें। तो डायरेक्ट आप लोग ले लीजिएगा, तो कल से हम इसे स्टार्ट करेंगे। और शाम तक एक बार चेक कर लीजिएगा, शाम तक जहां तक होगा मैं आपको इसके नोट्स वगैरह हिंदी में भी प्रोवाइड करा दूंगा और इंग्लिश वाले भी अपलोड हो जाएंगे आपके ऐप में, ठीक है ना। यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? हाँ या ना? चलिए आज के लिए इतना ही। होपफुली लेक्चर समझ में आया होगा, रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं शाम को 5 बजे बीएनएस के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे, टेक केयर।